नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से देश में मानो और कोई राज्यों में कुछ राजनीतिक गतिविधियां होती ही नहीं होगी, क्योंकि जितना देखे उतनी खबरों में सिर्फ महाराष्ट्र छाया हुआ है। महाराष्ट्र की शिवसेना, महाविकास आघाड़ी, राज ठाकरे, यही खबरें छाई हुई है। ये क्या हुआ है, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? और मैं देखता हूँ कि मुझे भी कुछ हिंदी पत्रकार पूछते हैं, पर्टिकुलरली जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो भी पूछते हैं, या शायद मेरा इंटरव्यू होता है तो उसमें भी देश की बाकी राज्यों में जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है वो छोड़कर हर एक को महाराष्ट्र की राजनीति ही समझनी है, इस तरीके से बात होती है तो मुझे अजीब लगता है। तो आज मैं इसी पर ध्यान देना चाहता हूँ कि ऐसे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। अचानक पिछले एक महीने से मानो देश की पूरी राजनीति में राज ठाकरे छा गए, जिनकी पार्टी पिछले 5-6 सालों से खत्म हो गई ऐसा माना जा रहा था, उनका मानो पुनरुज्जीवन हो गया। इसके दो कारण हैं। एक तो राज ठाकरे ने अचानक से राजनीति में वापसी करते वक्त दो मुद्दे उठाए, और एक मुद्दा जो है वो शिवसेना का एजेंडा है, जो शिवसेना का कोर एजेंडा माना जाता था, हिंदुत्व और एग्रेसिव हिंदुत्व, वो तो उन्होंने उठाया है। वाला साहब ने सबसे पहले जो आवाज़ उठाई थी, मस्जिदों के ऊपर लगाए हुए लाउड स्पीकर और उसका वॉइस पोल्यूशन जो था, उस पर साउंड पोल्यूशन, उस पर जो बाला साहब ने आवाज़ उठाई थी वो राज ठाकरे ने दोहराई है। और उसी के साथ साथ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सबसे चतुर माने जाने वाले राजनेता शरद पवार, इन पर डायरेक्टली हमला कर दिया है। और वो हमला पलटाने के लिए बड़ी मशक्कत शरद पवार को करनी पड़ी है। दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बावजूद भी राज ठाकरे का हमला पलटाने में या उसका जवाब देने में शरद पवार सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। लेकिन उसके बाद औरंगाबाद में तीसरी बार राज ठाकरे ने अपना हमला सिर्फ और सिर्फ शरद पवार और उनकी कम्युनल राजनीति, इस पर ही केंद्रित किया था, टारगेट किया था, लक्ष्य किया था। और उसके बाद शरद पवार अचानक से चुपचाप हो गए। उन्होंने मान लो चुप्पी ही साध ली है। हाँ, उनके जितेंद्र आव्हाड, भुजबल जैसे कोई छोटे छोटे नेता हो गए उनके बाद, वो बोल रहे, बातें कर रहे, लेकिन शरद पवार ने डायरेक्टली राज ठाकरे से कॉन्फ्रंटेशन, संघर्ष लेने की बात मानो छोड़ दिए। इसलिए आज मैं इस पर ही चर्चा करूंगा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है एक्चुअली। अब देखिए, जब मैं बोल रहा हूं 4 मई बुधवार को, तो सुप्रीम कोर्ट में, देश के सबसे उच्चतम न्यायालय जो है, वहां से एक नतीजा आया है, डिसीजन आया है कि अगले 15 दिन में महाराष्ट्र में जो रोकी हुई कॉरपोरेशन इलेक्शन है, महानगर पालिका निगम के जो चुनाव है, जो पिछले 2 साल से ये ना वो कारण निकालकर रोके गए, टाले गए, वो बिल्कुल 15 दिन में उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। यहाँ तक डायरेक्टली पिन पॉइंटेड डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और कोई चारा नहीं बचा है कि महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार को ये चुनाव लेने ही पड़ेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नवंबर 2019 को ये महाविकास आघाड़ी बनी, तब से आज तक महाविकास आघाड़ी में सम्मिलित तीनों पार्टियां जोर शोर से बीजेपी पर वैफल्यग्रस्त, फ्रस्ट्रेटेड ऐसे आरोप लगाती आई है। लेकिन एक बार भी ये तीनों पार्टियां बीजेपी से सीधा
चुनाव में मुकाबला करना नहीं चाहती। आपको याद होगा तो इसके बीच में जितने उपचुनाव हुए या कोई चुनाव आए तो उसमें भी कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, वो चुनाव टालने की कोशिश करते रहे। हाँ, कोई ऐसा करो कि सहमति से कोई उम्मीदवार आगे लाया जाए और वोटिंग टाला जाए, इसकी ही कोशिश होती रही। इसकी शुरुआत आपको याद होगी तो 2020 के मई महीने में हुई थी, 2 साल पहले की, क्योंकि उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो विधायक नहीं थे फिर भी उनको चीफ मिनिस्टर चुना गया, उनकी शपथ विधि हो गई। तो शपथ विधि के बाद उनको 6 महीने में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना ज़रूरी था और उसके लिए उन्होंने अप्रैल में 2000 के अप्रैल में जो विधान परिषद का चुनाव था वहाँ एक जगह लड़ने की तैयारी की थी, निश्चित किया था। लेकिन बीच में कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया और चुनाव आयोग ने देश के सब चुनाव बेमुदत समय के लिए टाल दिए थे। इसलिए अगर उद्धव ठाकरे विधायक नहीं बनते, विधान परिषद के कम से कम सदस्य नहीं बनते, तो महाविकास आघाड़ी सरकार गिर सकती थी। लेकिन चुनाव आयोग तो मानने के लिए राजी नहीं था। फिर उन्होंने एक तरीका निकाला कि राज्यपाल ही इनको विधान परिषद के लिए अपॉइंट कर दे, लेकिन विधान परिषद में इनको अपॉइंट करने का मामला भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने टाल दिया था। फिर ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शरण गए और उनसे कहा देखो नहीं तो सरकार गिरने वाली है और कुछ चारा बचा नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने उस वक्त जो हमारे चुनाव के प्रमुख चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोरा, वो अमेरिका में थे, उनसे फ़ोन पर बात की। उन्होंने इंडिया में बैठे 2 जॉइंट कमिश्नर होते उनसे बात की और उसके बाद महाराष्ट्र विधान परिषद के कुछ 9 मेरा ख्याल है, हाँ 9 विधान परिषद सदस्य चुनने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। लेकिन उस वक्त फिर से वोटिंग टाला गया और 4 जगह बीजेपी को और 5 जगह तीनों सत्ताधारी पार्टियों को बांटी गई और वोटिंग नहीं हुआ। तब से लेकर आज तक हर बार मतदाता के सामने जाने के लिए ये तीनों पार्टियां डर रही है। उसके बाद कुछ 5 मेरा ख्याल औरंगाबाद, कोल्हापुर, विरार वसई, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, ये महानगर पालिका के निगम के चुनाव होने थे, वो भी टाले गए। आज तक वो 5 चुनाव नहीं हो पाए, 1.5 साल निकल गया। उसके बाद मुंबई हो, ठाणा हो, नासिक हो, ऐसे और 10 नगर निगम हैं जिनके चुनाव टाले गए। देश में बहुत सारे चुनाव हो गए, बंगाल का चुनाव हो गया, बिहार का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, ये विधानसभा चुनाव हो गए। लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार निगम के चुनाव, स्थानिक इकाइयों के चुनाव भी टालती रही है, क्योंकि इनको डर है कि विधानसभा चुनाव में वोटर ने जो कुछ नतीजा दिया था उसके खिलाफ जाकर ये सरकार बनी है। इसलिए फिर से मतदाताओं के सामने जाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार और कांग्रेस तीनों पार्टियां बहुत डरी हुई है। और इसके बीच ये टालते टालते अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, तो इन्होंने ये चुनाव टाले थे कि ओबीसी का आरक्षण है, वो आरक्षण करना रह गया है, उसमें कुछ ये डेटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। 2 साल ये डेटा लेने के लिए, लाने के लिए कोर्ट ने बताया था, ये टाल करते रहे, टालते रहे और आखिर कोर्ट ने बताया कि वो आरक्षण होता रहेगा लेकिन चुनाव नहीं रोकेंगे। तो इनको अब नगर निगम के चुनाव में जाना ही पड़ेगा। और ये सब करते करते इनको सपने में भी, ख्वाबों में भी इन्होंने नहीं सोचा था कि जो 4 पार्टियों में महाराष्ट्र की राजनीति बटी हुई है
उसमें कोई पांचवा हिस्सेदार आ जाएगा। और अचानक 1 महीने पहले राज ठाकरे महाराष्ट्र के चुनाव के क्षितिज पर आ टपके। उन्होंने हिंदुत्व का झंडा कंधों पर लिया है और एक साइड में हिंदुत्व और दूसरे साइड में उन्होंने शरद पवार पर हमला किया है, उनको कम्युनल बताया है। महाराष्ट्र में अगर कम्युनल जातीय संघर्ष किसने खड़ा किया तो वो शरद पवार ने किया। उनकी पार्टी महाराष्ट्र में बनी, उसके बाद ही जाति जाति में झगड़े और संघर्ष खड़ा किया गया और जाति जाति में लोगों को बांटा गया। ये आरोप राज ठाकरे बार बार कर रहे हैं और अब ये चुनाव आ गया है और ये चुनाव शिवसेना हो या महाविकास आघाड़ी हो वो टाल नहीं सकती। और देखिए अब कैसी बुरी हालत हो गई। अगर ये चुनाव पहले हो जाते, इसके पहले हो जाते तो एक बात थी, कम से कम राज ठाकरे उसमें एक स्पर्धक नहीं होते, कॉम्पिटिटर नहीं होते। इन्होंने बीजेपी के सामने मतदाताओं का सामना करने के लिए जो 3 पार्टियां डरती थी, अब उसमें और एक हिस्सेदार आ गया और इनको समझ में नहीं आया कि अचानक राज ठाकरे कहां से टपका। तो उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए, उसको हतोत्साहित करने के लिए इन्होंने बोला ये तो पार्टी खत्म हो गई है, इसके तरफ मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। यानी राज ठाकरे दखल लेने जैसा भी कोई है नहीं, ऐसा जो बता रहे थे। अब इनकी पूरी की पूरी राजनीति राज ठाकरे के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि राज ठाकरे ने पवार और शिवसेना इनकी दुखती रग पर ऐसी उंगली रख दी है कि उंगली उठाए तो भी दुखता है और उंगली दबाए तो भी दुखता है। तो इसलिए जिस ढंग से राज ठाकरे को रोकना चाहिए था तो कम से कम इग्नोर कर देते। ये दुनिया को बता रहे थे, उनके तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, राज ठाकरे की दखल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन खुद तो देख रहे थे, खुद तो रिएक्ट हो रहे थे। वो रिएक्ट होने की जरूरत नहीं थी। अगर राज ठाकरे की तरफ पवार हो या शिवसेना हो ये दुर्लक्ष्य करते तो आज राज ठाकरे इतना कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता, एक बड़ा जादू नहीं बन जाता। वो तो बन गए। लेकिन अजीब बात यह है कि इन्होंने राज ठाकरे को सिर्फ खड़ा नहीं किया है, राज ठाकरे को जो चीज चाहिए वही तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे कर रहे। बिल्कुल राज ठाकरे को बाला साहब के अपने चाचा की जगह लेनी है और इसके लिए महाराष्ट्र में हिंदू मतदाताओं का पोलराइजेशन होना जरूरी है। जो हिंदू मतदाता एग्रेसिव हिंदुत्व चाहता है वैसा वोटर मतदाता हिंदू समाज अपने पीछे आ जाए, यही तो राज ठाकरे चाहते हैं। और जिस ढंग से राज ठाकरे को पवार और उद्धव ठाकरे ने हैंडल किया है तो इन्होंने ही हिंदू पोलराइजेशन शुरू कर दिया है। ये बीजेपी की बस की बात नहीं थी। बीजेपी एग्रेसिव हिंदुत्व लेकर खड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी सेंटर में, केंद्र में सत्ता चलाती है, सरकार चलाती है। उसको ओपनली इतना एग्रेसिव हिंदुत्व लेकर चलना आसान नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र में बीजेपी ने अगर राज ठाकरे को उकसाया है, ताकत दी है, तो बिल्कुल सही है। उनकी पॉलिटिक्स के लिए राज ठाकरे खड़ा होना जरूरी था, क्योंकि शिवसेना की जगह लेने वाला कोई तो चाहिए। और जितने वोट राज ठाकरे शिवसेना से तोड़ सकते हैं उतने वोट बीजेपी नहीं तोड़ सकती, भले हिंदुत्व की बात करे तो भी। अगर वो वोट हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ नहीं आते तो शायद शिवसेना के साथ रह जाते, सॉफ्ट हिंदुत्व बन के भी शिवसेना के साथ रहेंगे।
लेकिन शिवसेना की जो फितरत है, शिवसेना की जो प्रकृति है, चरित्र है, वो एग्रेसिव हिंदुत्व का है। और अगर वही रूप राज ठाकरे धारण करते हैं तो वो वोटर राज ठाकरे के साथ चला जाएगा। लेकिन और एक बात हमें समझनी चाहिए, जिस ढंग से इस मामले में लाउडस्पीकर, अजान, मस्जिद पर के लाउडस्पीकर, इस मामले में जितने एग्रेसिव राज ठाकरे हो गए हैं उतने ही डिफेंसिव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना के पक्ष प्रमुख, उतने ही डिफेंसिव हो गए और वो खुद मुस्लिमों के डिफेंस में आ गए, मुस्लिम धर्मांधता के डिफेंस में आ गए। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू पोलराइजेशन हुआ है, मुस्लिम पोलराइजेशन भी होगा। जब हिंदू पोलराइजेशन होता है या मुस्लिम पोलराइजेशन होता है तो दोनों जगह दोनों तरीके से पोलराइजेशन होता है। लेकिन जब हिंदू पोलराइजेशन होकर एग्रेसिव हिंदुत्व राज ठाकरे के साथ जाएगा तो एग्रेसिव मुस्लिम पोलराइजेशन शरद पवार के साथ नहीं जाएगा, ओवैसी के साथ नहीं जाएगा। आज की तारीख में हम बारीकी से देखें तो एग्रेसिव मुस्लिम पोलराइजेशन उद्धव ठाकरे के साथ जाएगा। राज ठाकरे जितने शोर शोर से एग्रेसिव हिंदुत्व पेश करेंगे और परोसेंगे उतना ही एग्रेसिव मुस्लिम पोलराइजेशन शिवसेना के पक्ष में जाएगा। जो शिवसेना के वोट खिसकेंगे, राज ठाकरे की तरफ जाएंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे, उतने ही मुस्लिम वोट एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, ओवैसी के पास नहीं जाएंगे। एग्रेसिव मुस्लिम वोट आज की तारीख में टैक्टिकल वोटिंग करने वाला जो मुस्लिम वोटर है वो शिवसेना के साथ चला जाएगा, क्योंकि उनके लिए आज दो भाइयों का झगड़ा नहीं है। जो मुस्लिमों के साथ कंधे में कंधा लगाकर मस्जिद पर का लाउडस्पीकर बचाने के लिए खड़ा हो गया, ऐसे ठाकरे के साथ टैक्टिकल मुस्लिम वोटर जाएगा और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पवार की एनसीपी पार्टी को होगा, कांग्रेस को होगा और ओवैसी को भी होगा। शायद शिवसेना का नुकसान इस मसले में नहीं होने वाला है, कम होगा। लेकिन उसी तरीके से वो वोटर बेस जो कड़वा हिंदुत्व माना जाता है, कट्टर हिंदू माना जाता है, वो राज ठाकरे के साथ जाएगा। और उसमें पवार साहब और उद्धव ठाकरे सरकार ने हिंदू पोलराइजेशन करने में राज ठाकरे की बहुत सारी मदद की है। निचोड़ इतना ही है दोस्तों कि महाराष्ट्र में हिंदू पोलराइजेशन को ताकत अगर किसने दी है तो पवार साहब की गलत नीतियों ने दी है, पवार साहब के गलत बयानों ने दिए और उद्धव ठाकरे की गलत नीतियों ने राज ठाकरे को इतने पैमाने पर बड़ा करके रखा है। और इसका जो कुछ परिणाम है वो अगले 2 महीने में, यानी 15 नगर निगम चुनाव जो होंगे उसमें आपको मिलेंगे। इसका कारण ये है कि ये जो 15 नगर निगम हैं उनमें से चुनकर आने वाले, उस इलाके से चुनकर आने वाले विधायकों की संख्या कम नहीं है दोस्तों। 288 विधायक जो होते हैं महाराष्ट्र में, उनमें से कम 85 से 90 विधायक इसी नगर निगम, महानगर निगम जो है 15, उनमें से कम 80 से ज़्यादा विधायक चुनकर आते हैं। इसलिए जो कुछ हनुमान चालीसा का मामला बना है और उसमें पवार और उद्धव ठाकरे, इन्होंने जो राज ठाकरे के ध्रुवीकरण के लिए, पोलराइजेशन के लिए, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के लिए योगदान किया है, इसका नतीजा अगले 2 महीने में हम देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।